नमस्कार। लास्ट लेक्चर में अपन दूरिक समष्टि के बारे में बात कर रहे थे। 5वीं यूनिट चल रही थी अपनी फर्स्ट पेपर की। इसमें अपन ने दूरिक समष्टि की परिभाषाएं, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल वो सारे सॉल्व किए हैं अपन ने। अब इसके बाद में लेते हैं अपन, देखो एक आता है परिबद्ध दूरिक समष्टि और अपरिबद्ध दूरिक समष्टि। एक तो होता है परिबद्ध दूरिक समष्टि और एक अपरिबद्ध। तो जो परिबद्ध नहीं होगी वो कैसी होगी? अपरिबद्ध। तो पहले परिबद्ध के लिए देखें अपन कि परिबद्ध दूरिक समष्टि किसको कहते हैं। तो मान लेते हैं कि एक्स डी कोई दूरिक समष्टि है, कि माना एक्स डी कोई दूरिक समष्टि है, दूरिक समष्टि है। तो कैपिटल एम, मैंने एक धनात्मक संख्या ली कि कैपिटल एम एक धनात्मक संख्या इस प्रकार विद्यमान हो कि कैपिटल एम जो है वो एक धनात्मक संख्या इस प्रकार से विद्यमान हो कि डी एक्स वाई is less than equal capital M for all x y belong to capital X। कहने का मतलब मेरा यह है कि x d एक दूरिक समष्टि है और x d एक दूरिक समष्टि है, तो m एक धनात्मक संख्या इस प्रकार से विद्यमान हो कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम। कहने का मतलब कि एक्स वाई का मतलब क्या है? यहाँ डी बोले तो डिस्टेंस, एक्स वाई की एक्स और वाई के बीच की दूरी। अब एक्स और वाई क्या है? तो एक्स और वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। मतलब कैपिटल एक्स के कोई भी दो बिंदु लें अपन, कोई भी दो बिंदु, उनके बीच की अगर दूरियां देखें तो जितनी भी ये दूरियां बनेगी वो सब की सब दूरियां उस धनात्मक संख्या m से या तो उसके इक्वल हो या उससे क्या हो, छोटी हो। तो ऐसी पोजीशन में हम उसे क्या कहते हैं? परिबद्ध दूरिक समष्टि कहते हैं। ऐसी समष्टि को क्या कहा जाता है? परिबद्ध दूरिक समष्टि। मतलब कि इसमें जितने भी बिंदु हैं उनके सभी की आपस में जो दूरियां हैं वो उस धनात्मक संख्या से क्या है? कम है। या फिर अपन कहें कि हमने किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी में जो अपन ने देखा है कि उनका जो अधिकतम मान है किसी समुच्चय के, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरियों का जो अधिकतम मान होता है उसको अपन ने कहा था उसका व्यास। समुच्चय का क्या कहा था? व्यास। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं, अर्थात यदि समुच्चय अक्ष का व्यास कौन? डेल एक्स इज लेस देन इक्वल एम। समुच्चय अक्ष का जो व्यास है कौन? डेल एक्स, डेल से दर्शाते हैं उसको, डेल ए डेल एक्स। तो डेल एक्स इज लेस देन इक्वल एम हो तो यह तो एक्स डी एक परिबद्ध दूरिक समष्टि होता है। और यदि अगर अपन कहें और यदि डेल एक्स इज इक्वल इंफिनिटी, भाई डेल एक्स का मान अगर अनंत की तरफ आए तो ऐसी पोजीशन में क्या आ जाएगा? तो एक्स डी अपरिमित दूरिक समष्टि होता है, या अपरिबद्ध कह सकते हैं इसको, अपरिबद्ध दूरिक समष्टि होता है। ठीक है, तो ये परिबद्ध दूरिक समष्टि और अपरिबद्ध दूरिक समष्टि हुआ। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि यदि एक्स डी कोई दूरिक समष्टि है, यदि एक्स डी कोई दूरिक समष्टि है, एक्स डी कोई दूरिक समष्टि है तथा कैपिटल एम एक धनात्मक संख्या है, तथा कैपिटल एम एक धनात्मक संख्या है,
ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करो कि अक्ष पर एक दूरिक, अक्ष पर एक दूरिक डी स्टार, अलग दूरी का ये डी स्टार इस प्रकार से विद्यमान है कि, इस प्रकार से विद्यमान है कि दूरिक समष्टि, दूरिक समष्टि एक्स डी स्टार, एक्स डी स्टार परिबद्ध है, परिबद्ध है तथा डेल एक्स इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, कि अक्ष डी कोई दूरिक समष्टि है, तो इसका मतलब कि डी के लिए वो चारों नियम m1, m2, m3 और m4 जो है वो सेटिस्फाई हैं। कैपिटल m एक ऐसी धनात्मक संख्या है, या कैपिटल M एक धनात्मक संख्या है, तो m इज ग्रेटर देन 0। तो सिद्ध करो कि अक्ष के ऊपर एक अन्य दूरिक है, कौन सी, डी स्टार, इस प्रकार से विद्यमान है कि दूरिक समष्टि एक्स डी स्टार परिबद्ध है, कि दूरिक समष्टि एक्स डी स्टार जो है, ये दूरिक समष्टि होनी चाहिए एक्स डी स्टार, कि दूरिक समष्टि एक्स डी स्टार जो है वो कैसी है, परिबद्ध है, और डेल एक्स इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम। तो पहले तो इसको क्या प्रूव करना, अपने को डी स्टार को एक दूरिक समष्टि प्रूव करना है। एक्स डी एक दूरिक समष्टि दे रखी है, डी स्टार को अपने को पहले दूरिक समष्टि प्रूव करना है। तो अपन यहां से लेके चलते हैं, माना ये जो डी स्टार है ना, इस डी स्टार को अपन किस प्रकार से डिफाइन करें, तो डी स्टार एक्स वाई को अपन डिफाइन कर लेते हैं कि माना डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल एम डी एक्स वाई बटा 1 प्लस डी एक्स वाई। ये अपने को मान के चलना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि डी स्टार जो एक्स वाई है, मतलब डी एक्स वाई तो था, ये डी एक्स वाई तो डी के लिए है, ये कोई दूरिक है। डी स्टार में जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है, तो वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस प्रकार से ज्ञात की जा रही हो, एम डी एक्स वाई बटा 1 प्लस डी एक्स वाई के द्वारा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। मान लेता हूं मैं कि माना डी स्टार जो है वो इस प्रकार से डिफाइन है, परिभाषित है, एम डी एक्स वाई बटा 1 प्लस डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स से। ओके, अब जब ये इस प्रकार से परिभाषित होगी तो शुरुआत करते हैं अपन। एक्स डी एक दूरिक समष्टि है। अब एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तो इसका पहला नियम है, पहला नियम क्या है कि डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0। भाई डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो और साथ साथ m एक धनात्मक संख्या है, तो m एक धनात्मक संख्या होने का मतलब m इज ग्रेटर देन 0 तथा कैपिटल M इज ग्रेटर देन क्या है, 0, धनात्मक संख्या है ना, इसलिए कैपिटल M इज ग्रेटर देन इक्वल 0 या कैपिटल M ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं, धनात्मक है। dxy इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है तथा M इज ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, भाई ग्रेटर देन इक्वल 0 है, और 1 प्लस dxy, तो ये dxy वापस ये आएगा, तो M dxy बटा 1 प्लस डी एक्स वाई, यहां ऋणात्मक होने का तो कहीं चांस ही नहीं है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल क्या रहेगा, 0 रहेगा। और इसके द्वारा अपन क्या पोजीशन बना सकते हैं, ये मान किसका है, ये मान है डी स्टार का, तो डी स्टार क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ये तो क्या आया, प्रथम नियम, अतः यहाँ M1 कैसा है, सत्य है। ये लो M1 तो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन है कि dxy इज इक्वल 0, dxy इज इक्वल 0 यदि x बराबर y। अब आपको पता है dxy का मान अगर 0 लिया यहाँ पे तो m इंटू dxy है, ये dxy बटा 1 प्लस dxy, इसका भी मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि m का तो मान धनात्मक है, चलो, लेकिन dxy बराबर 0 है, तो dxy का मान जैसे ही लिखा 0, m इंटू 0 बटा 1 प्लस 0,
तो क्या आ गया 0/1, और 0/1 का मान क्या आ गया 0। तो ये मान किसका है, तो यहाँ से आया डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल भी क्या हो गया 0। पोजीशन क्या चल रही है, यदि x बराबर y, यदि x बराबर y, ठीक है, लिखेंगे अतः M2 भी कैसा है, सत्य है। M2 भी सत्य हो गया। थर्ड पोजीशन लेते हैं अपन, इसकी तीसरी पोजीशन कि डी एक्स वाई इज इक्वल डी वाई एक्स बराबर है, तो डी एक्स वाई, डी स्टार की बात कर रहा हूं मैं भाई, डी एक्स वाई इज इक्वल डी वाई एक्स है, तो यहां डी स्टार एक्स वाई की बात करें अपन, डी स्टार एक्स वाई बराबर क्या है एम डी एक्स वाई बटा 1 प्लस डी एक्स वाई। मैं इसको लिख सकता हूं एम डी एक्स वाई को डी वाई एक्स, ये डी वाई एक्स बटा 1 प्लस डी वाई एक्स लिख सकते हैं। और ये मान किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया डी स्टार वाई एक्स के, और यहाँ क्या था डी स्टार एक्स वाई, यही था। तो इज इक्वल हो गया ये, तो अतः M3 भी सत्य है। ये M3 नियम भी आ गया। फोर्थ नियम की अगर बात करें तो फोर्थ नियम है अपने पास में एक्स वाई और जेड के लिए, भाई तीन बिंदुओं के लेके चलते हैं एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड के लिए अगर लें एक्स वाई और जेड के लिए तीन बिंदुओं के लिए लेके चलेंगे, क्योंकि अपने पास में जो चौथा नियम है वो क्या है कि एक्स जेड डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। तो तीनों बिंदुओं से अगर लें अपन इसको, यहाँ फोर्थ नियम जो है वो यहाँ लिख लेते हैं अपन, फर्स्ट सेकंड तो हो गया सेटिस्फाई। फोर्थ नियम की बात करें, कंडीशन 4 की, 4 में ये जो डी स्टार लिखा है इसको देखो एक बार डिफाइन करते हैं अपन कि डी स्टार एक्स वाई, वापस लिख रहा हूं इसको, इज इक्वल अपन ने लिखा था एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, ठीक है, ये लिखा था एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। अगर इसे अपन भिन्न में वियोजन करें इसका, तो यहां से लिखा जा सकता है एम या 1 प्लस डी एम डी एक्स वाई माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। भाई जब इसको गुणा करेंगे इधर से तो ये क्या बनाएगा m प्लस एम डी एक्स वाई माइनस एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो एम डी एक्स वाई बचेगा, तो m माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई लिख सकते हैं अपन। भाई यहां से डी स्टार एक्स वाई को m माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई लिखा जा सकता है। अब ये डी स्टार इक्वल चल रहा है, देखो डी स्टार इज इक्वल m माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई है। अब डी एक्स वाई के लिए बात करूं मैं कि एक्स जेड वाई बिलोंग टू एक्स के लिए डी के लिए डी नियम की बात कर रहा हूं, तो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल क्या आ जाएगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, कौन सा M4 नियम से, M4 नियम से कि मैं D के लिए अगर M4, क्योंकि D जो है वो एक दूरिक समष्टि है, भाई D जो है वो एक दूरिक है और दूरिक है तो M4 नियम का पालन करेगा। तो यहाँ डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई हो गया। अब जब ये डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई है तो ये मान जब यहाँ ट्रांसफर करें अपन इसकी जगह, ये मान जो है डी एक्स वाई का ये लेस देन इक्वल के साथ में यहाँ इक्वल का चिन्ह है, तो ये जब ये मान डी एक्स वाई की जगह ट्रांसफर किया जाएगा तो अपने पास में ये जो इक्वल का चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा लेस देन इक्वल में, क्या आएगा डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल, यह आ गया एम माइनस एम अपॉन भी, और भी अगर अपन चेंज करें इसको m माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई है, तो हमें पता है कि ये जो मान है भाई ये जो मान है पूरा का पूरा m माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई वो लेस देन है
भाई लेस देन या इक्वल ले सकते हैं अपन। लेस देन इक्वल किससे है? एम से है, कि इसका जो मान है वो पूरा का एम में से घट रहा है, और एम में से अगर कुछ ना कुछ एम में डिवाइड करके अपन घटा रहे हैं तो एम से तो कम ही होगा ये मान। पूरा का पूरा जो मान है वो क्या होगा कि डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल क्या हो रहा है? कैपिटल एम हो रहा है। अब हमने यहां से लिखा एम माइनस एम अपॉन क्या बना देगा यहां से 1 प्लस डी एक्स जेड एम, ये सॉरी हो गया 1 प्लस डी एक्स वाई का मान आ जाएगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, अब इसे जब हल करेंगे, ये लेस देन इक्वल का चिन्ह चल रहा है वो इसके साथ में है, इसे हल कर रहा हूं मैं। ये इक्वल, इसका मान क्या आएगा इक्वल में? यह आएगा एम प्लस एम डी एक्स जेड फिर माइनस सॉरी प्लस एम डी जेड वाई। लघुत्तम ले रहा हूं मैं इन दोनों का एलसीएम, ये इधर गया, माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड और प्लस में डी जेड वाई, ये आएगा। अब इस मान को अगर देखें अपन, m से m क्या हो गया? कैंसिल, ये पूरा मान इन दोनों के बटे में आ जाएगा। तो d स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल, यहां से बचा m डी एक्स जेड बटा 1 प्लस डी एक्स जेड और प्लस डी जेड वाई, डी जेड वाई। दूसरा मान प्लस, यह आ गया एम डी जेड वाई बटा 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये मान आया। अब इन दोनों में अगर देखें कि ये डी एक्स जेड है, यहां भी डी एक्स जेड आ रहा है, डी जेड वाई की बात करूं, इसके अंदर डी जेड वाई और इसके अंदर डी एक्स जेड, तो डी जेड वाई और डी एक्स जेड दोनों के दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल क्या है? 0 है, क्योंकि किन्हीं भी दो बिंदुओं के लिए m1 अगर नियम लगाएं अपन, कौन सा नियम? m1, तो डी एक्स जेड या डी जेड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0 तथा डी जेड या डी एक्स जेड इज ग्रेटर देन इक्वल 0। दोनों के दोनों ही या तो ग्रेटर देन है या इक्वल है, 0 की इक्वल है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि डी जेड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0 तथा डी एक्स जेड इज ग्रेटर देन इक्वल 0। दोनों के मान जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हैं। तो ऐसी पोजीशन में जब एम डी एक्स जेड में इस पूरे मान का भाग लगाएं और एम डी जेड वाई में इस पूरे मान का भाग लगाएं, तो ये मान छोटा या बराबर हो सकता है। भाई या तो लेस देन होगा या इक्वल हो सकता है, तो लेस देन इक्वल, लेस देन या इक्वल क्या आ जाएगा? एम डी एक्स जेड बटा 1 प्लस डी एक्स जेड और प्लस एम डी जेड वाई बटा 1 प्लस डी जेड वाई। मैंने उसमें से तो हटा दिया किसको भाई? इसमें से तो हटा दिया एक्स जेड को, सॉरी हाँ एक्स जेड को, और इसमें से हटा दिया अपन ने जेड वाई को, कि डी जेड वाई को अगर यहां से हटा भी दें अपन, भाई इसका जो मान है या तो ग्रेटर देन है या इक्वल 0 है। अगर मान लो इक्वल 0 लिया तो ये हट जाएगा यहां से, और इसमें इसका मान अगर इक्वल 0 लिया तो ये हट जाएगा यहां से। तो ये पूरा मान है, एम डी एक्स जेड में इस मान का भाग लगाओगे, एम डी जेड वाई में इस मान का भाग लगाओगे, तो ये मान या तो छोटा, या तो हमेशा के लिए छोटा रहेगा और किसी विशेष कंडीशन में इक्वल हो सकता है। किसके? इन दोनों के योग के। भाई किसी विशेष कंडीशन में इक्वल हो सकता है एम डी एक्स जेड 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस एम डी जेड वाई प्लस 1 प्लस डी जेड वाई। इक्वल तो कब होगा? जब इन दोनों का मान क्या मान लिया जाए? 0 मान लिया जाए। तो ऐसी पोजीशन में तो दोनों मान बराबर आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लो 0 से बड़ा कोई मान लोगे तो ऐसी पोजीशन में तो ये मान छोटा ही रहेगा ना। तो पोजीशन आती है डी स्टार एक्स वाई, ये मान इससे लेस देन ये मान है, तो ये उसका और इसका सीधा रिलेशन अगर देखें अपन, तो हमारे पास में पोजीशन बनती है, क्या आ जाएगा? डी स्टार एक्स वाई
इज लेस देन इक्वल क्या बनाएगा, एम डी एक्स जेड बटा 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस एम डी जेड वाई बटा 1 प्लस डी जेड वाई। और यहाँ से अगर मैं स्टार से जो डिफाइन कर रहे हैं अपन उसके अकॉर्डिंग इनके मान लिखें अपन, तो डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल आ जाएगा, ये हो गया डी स्टार एक्स जेड, ठीक है, प्लस ये हो गया डी स्टार जेड वाई फॉर ऑल एक्स जेड वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स के लिए। और ये कौन सा नियम है, एम फॉर, यहाँ एम फॉर बी सत्य है, अतः क्या लिखोगे, डी स्टार एक्स वाई, भाई डी स्टार एक्स वाई एक दूरिक समष्टि है। भाई डी स्टार एक्स वाई क्या होगी, एक दूरिक समष्टि होगी, या अपन डी स्टार एक दूरिक है तथा कैपिटल एक्स कॉमा डी स्टार एक दूरिक समष्टि है, दूरिक समष्टि है। ओके, दूसरी बात हमें यह प्रूव करना है कि एक्स डी स्टार जो है परिबद्ध है तथा डेल एक्स इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम की एक धनात्मक संख्या एम ऐसी विद्यमान है। तो यहां डी स्टार एक्स वाई, तो डी स्टार एक्स वाई ये इसके बराबर अपन ने माना था, इसको अपन ने यहां डिफाइन किया और वो लेस देन इक्वल, ये जो मान है ये मान लेस देन इक्वल एम आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये मान अगर लेस देन इक्वल एम है तो इसका और इसका सीधा रिलेशन क्या बना, डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम। और हमें पता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। अब डी स्टार एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई के बीच में, या एक्स और वाई जितने भी बिंदु उन दोनों के बीच की दूरी है, और दोनों के बीच की दूरियों में यहां एम अपन ने क्या लिए, एक धनात्मक संख्या ली है, तो सभी जितनी भी दूरियां हैं वो सब की सब दूरियां किससे कम है, एम से कम है, और एम से कम है तो जितनी भी दूरियां, तो जो मैक्सिमम दूरी होगी वो भी तो एम से कम ही होगी। भाई जितनी भी दूरियां, डी स्टार एक्स वाई का मतलब है डी स्टार में जितने भी बिंदु हैं उनमें सब में जो दूरियां हैं वो लेस देन या इक्वल किसके साथ है, एम के साथ में। और हम जितनी भी दूरियों को लेते हैं उनका जो अधिकतम मान होता है, अब उसमें अधिकतम न्यूनतम सब शामिल है, तो यहां से उसको क्या कहेंगे, समुच्चय का व्यास। तो क्या आ जाएगा, डेल कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम। ये अपने पास इसका प्रूव आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये डी स्टार जो है वो परिबद्ध है, और इसके साथ साथ इसका जो मान है वो मान क्या आ जाएगा, डी स्टार या डेल एक्स इज लेस देन इक्वल एम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब लेते हैं अपन इसका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में अपना पहला टॉपिक रहेगा विवृत गोलक। यूनिट वही चल रही है, 5 है, चैप्टर नया है, वो फर्स्ट चैप्टर था, अब सेकंड चैप्टर से ले रहे हैं अपन विवृत गोलक। विवृत गोलक, गोलक का मतलब गोली की तरह है, तो विवृत और संवृत दो प्रकार पढ़ेंगे अपन, विवृत गोलक और संवृत गोलक। एक आएगा संवृत गोलक। सबसे पहले मैं बात करता हूं विवृत गोलक की। यदि या माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, एक दूरिक समष्टि है, एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तथा एक्स जीरो एक्स का कोई अवयव है, कोई अवयव है। ध्यान दें कि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तथा एक्स जीरो जो है, एक्स जीरो इस अक्ष का ही कोई अवयव है, एक्स जीरो अक्ष का कोई अवयव है, तो एक धनात्मक संख्या अवयव है तथा इसके साथ ये भी ले लें, तथा एक धनात्मक संख्या r इज ग्रेटर देन 0, एक धनात्मक संख्या r इज ग्रेटर देन 0 है, तो एक समुच्चय या अक्ष का एक उप समुच्चय कहें
तो अक्ष का एक उपसमुच्चय अक्ष का एक उपसमुच्चय इस प्रकार विद्यमान हो कि अक्ष का कोई एक उपसमुच्चय जो है वो इस प्रकार विद्यमान हो कि, यहां ले लेते हैं x सच दैट dx x 0, इसका उपसमुच्चय है ये x सच दैट dx x 0 इज लेस देन r। समझने की कोशिश करें कि इसका कोई उपसमुच्चय है, आप चाहो तो उस उपसमुच्चय का नाम भी दे सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका नाम अपन डिफाइन करें यहाँ पे, तो लेकिन अभी अपन उपसमुच्चय का नाम अगर दे भी दें तो उसका नाम डिफाइन करके लिखेंगे, उसको लिखेंगे कैसे तो वो अलग तरीका हो जाएगा फिर, इसलिए अपन सीधा समुच्चय लिख रहे हैं कि इसका एक उपसमुच्चय इस प्रकार से विद्यमान हो कि x सच दैट dx x 0 इज लेस देन r फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल X। ध्यान दें कि x d एक दूरिक समष्टि है, x 0 यहां लिख देता हूं, x 0 अक्ष का कोई बिंदु है, x 0 समुच्चय अक्ष का कोई अवयव है तथा एक धनात्मक संख्या r इज ग्रेटर देन 0 है। तो अक्ष का एक उपसमुच्चय इस प्रकार से विद्यमान हो कि x सच दैट dx x 0 इज लेस देन r फॉर ऑल x बिलोंग टू x। तो इस समुच्चय को विवृत गोलक कहते हैं। इस समुच्चय को क्या कहते हैं अपन? विवृत गोलक कहते हैं, जिसका केंद्र x0 होता है तथा जिसकी त्रिज्या कैपिटल स्मॉल r होती है। जिसका केंद्र x0 होता है और जिसकी त्रिज्या स्मॉल r होती है। इस समुच्चय में, परंतु इस समुच्चय में इस गोले के परिधि के बिंदु शामिल नहीं होते हैं। परिधि के बिंदु शामिल नहीं होते हैं। मतलब कि जैसे मान लो अक्ष कोई समुच्चय था, अक्ष डी कोई दूरिक समष्टि है इस अक्ष का, तो अक्ष कोई समुच्चय था इस प्रकार का, ये अक्ष वाला है। फिर कह रहे हैं कि x0 कोई समुच्चय है, तो x0 कोई समुच्चय है, x0 कोई बिंदु है, तो x0 यहां लिया मैंने, x0 कोई बिंदु ले लिया, ये x0 है। x0 समुच्चय x का कोई अवयव है, एक धनात्मक संख्या r इस प्रकार जो ग्रेटर देन 0 है इस प्रकार से विद्यमान हो कि x का कोई उपसमुच्चय, इसी x का कोई उपसमुच्चय ऐसा हो कि dx x0, इस x0 से अगर उन बिंदुओं की दूरियां देखें, किन बिंदुओं की, कि जो r से कम रहती हो, तो r का मान जैसे अपन ने 5 लिया, अब इस बिंदु से 5 जितनी दूरी हो सकती है, 5 दूरी से कम वाले जितने भी इसके बिंदु हैं, तो 5 दूरी सपोज करो यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है वो 5 ले ली मैंने, ये 5 है। अब इसके अंदर के, तो अंदर के लिए इसके लिए क्या बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे, ऐसा एक सर्किल बना देंगे अपन, ये 5 त्रिज्या का सर्किल है। तो इस 5 त्रिज्या के सर्किल के अंदर वाले जितने भी बिंदु है ना, वो जो समुच्चय बनेगा, उन बिंदुओं का जो समुच्चय बनेगा, वो समुच्चय क्या कहलाएगा, विवृत गोलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विवृत गोलक कहलाएगा। तो अक्ष का ही एक उपसमुच्चय है, तो विवृत गोलक को अपन किस प्रकार से दर्शाएंगे, ये समुच्चय अक्ष हो गया, विवृत गोलक को इस प्रकार से दर्शाएंगे, x0 हुआ, सेंटर हो गया, r त्रिज्या का, तो r त्रिज्या का एक सर्किल बना लिया इसके अंदर अपन ने। अब इसको डॉटेड दिखाएंगे अपन, ये डॉटेड का मतलब ये हुआ, ये जो यहां से लेकर यहां तक की रेडियस है वो कितनी है, r है। ये डॉटेड इसलिए दिखा रहे हैं अपन कि इसकी परिधि के बिंदु इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये जो अपने पास में है, ये गोला जो बना हुआ है वो क्या होगा, विवृत गोलक होगा। ये तो हुआ विवृत गोलक के बारे में। अब सेम ऐसा ही इसमें क्या होगा, संवृत गोलक के लिए होगा। संवृत गोलक में क्या होता है, संवृत गोलक में
अंदर के बिंदु तो शामिल होते ही होते हैं, लेकिन इसकी परिधि का बिंदु भी शामिल हो जाएगा। तो सेम ये की यही डेफिनेशन किसके लिए आ जाएगी, संवृत गोलक के लिए। संवृत गोलक में क्या लिखेंगे अपन, संवृत गोलक में देखो ये की ये डेफिनेशन क्या आ जाएगा कि माना अक्ष डी एक दूरी की समष्टि है, अक्ष जीरो समुच्चय अक्ष का कोई अवयव है तथा एक धनात्मक संख्या r इज ग्रेटर देन 0 है, तो अक्ष का एक उप समुच्चय इस प्रकार से विद्यमान हो कि अक्ष सच दैट डी अक्ष अक्ष जीरो, यहां केवल लेस देन के साथ में एक चिन्ह और जुड़ जाएगा, कौन सा, इक्वल का, कि लेस देन इक्वल r फॉर ऑल अक्ष बिलोंग टू अक्ष। तो इस समुच्चय को विवृत की जगह क्या आ जाएगा, संवृत गोलक आ जाएगा, कि इस समुच्चय को संवृत गोलक कहते हैं जिसका केंद्र अक्ष 0 होता है तथा जिसकी त्रिज्या r होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इस समुच्चय में इस गोले की परिधि के बिंदु भी शामिल होते हैं, परिधि के बिंदु भी शामिल होते हैं। और इसको दर्शाओगे कैसे, इसको दर्शाएंगे अपने से गहरी लाइन के द्वारा। इसमें इसकी परिधि के बिंदु भी आएंगे और अंदर के बिंदु भी आएंगे, और ये कैसा गोलक हो जाएगा, संवृत गोलक हो जाएगा। ये संवृत गोलक की डेफिनेशन हो गई। तो जैसे विवृत अंतराल और संवृत अंतराल में होता है ना, सेम वैसा का वैसा इसमें है। विवृत अंतराल में क्या होता है कि दोनों साइड वाली दोनों लिमिट को छोड़कर, या जैसे ए और बी विवृत अंतराल में होते हैं और ए और बी संवृत अंतराल में होते हैं, तो क्या होता है ए और बी में, इसमें दोनों साइड वाले मतलब बाउंडेशन जिनसे होती है वो शामिल नहीं होते, बाकी सारे शामिल होते हैं। तो यहां गोला है एक, तो गोले में क्या है, जहां से बाउंडेशन हो रही है, बाउंडेशन मतलब परिधि के द्वारा, तो परिधि तो शामिल नहीं है लेकिन बाकी सारा इसमें शामिल है, तो वो तो विवृत हो गया। अब यहां गोला है तो विवृत गोलक बोलेंगे। और ये संवृत है तो संवृत में क्या होता है, साइड वाली बाउंडेशन जो है वो तो शामिल होती है, सीमा जो शामिल है वो तो होती है, इसके अंदर वाले बिंदु भी शामिल होते हैं, तो अंदर वाले बिंदुओं के साथ साथ इसमें भी ऐसा ही है। ये गोला है तो परिधि का शामिल हो जाएगा बाउंडेशन वाला, और इसके साथ साथ अंदर वाले बिंदु भी शामिल होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, संवृत गोलक कहलाएगा। तो ये हुआ विवृत गोलक और संवृत गोलक के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद में एक टॉपिक आता है विवृत समुच्चय। अब रही बात इनको दर्शाने के तरीके की, तो इन उप समुच्चयों को अपन दर्शाएंगे कैसे, तो जो विवृत गोलक होता है उस विवृत गोलक को तो दर्शाया जाता है, तो यहां लिख देता हूं विवृत गोलक को दर्शाएं अगर अपन, जो विवृत गोलक है, विवृत गोलक को यहां गोले के लिए स्पेयर लेते हैं एस, तो यहां आप लिख सकते हो एस, और एस के साथ में, इसके साथ में आप एक्स जीरो और आर मतलब उसकी रेडियस है, तो एस एक्स जीरो आर के द्वारा, या बी एक्स जीरो आर, ये दोनों में, या अगर शॉर्ट में कहें अपन तो एस यहां आर लिखते हैं और यहां एक्स जीरो लिखेंगे, और इसके लिए बी आर और एक्स जीरो लिखेंगे। ये इनके दर्शाने का तरीका है। तो विवृत गोलक को एस एक्स जीरो आर या बी एक्स जीरो आर, ठीक है, या एस आर एक्स जीरो या बी आर एक्स जीरो के द्वारा दर्शाते हैं। अर्थात अपन इसके डेफिनेशन के तौर पे लिखें अगर, तो क्या लिख सकते हैं, एस एक्स जीरो आर इज इक्वल, ये उपसमुच्चय तो है विवृत गोलक, एस एक्स जीरो आर इज इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट डी एक्स एक्स जीरो इज लेस देन आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। तो ये तो हो गया अपने पास में विवृत गोलक। अब संवृत गोलक की अगर बात करें, संवृत गोलक को कैसे दर्शाते हैं, तो संवृत गोलक के लिए लिखेंगे, संवृत गोलक को किन किन से दर्शाएंगे, तो एस के साथ में बड़े कोष्टक में लिखोगे एक्स जीरो आर, या बी एक्स जीरो आर, या एस आर यहां एक्स जीरो, या बी आर एक्स जीरो से दर्शाते हैं। अर्थात पोजीशन अगर देखें इनकी, तो एस एक्स जीरो आर बराबर समुच्चय के रूप में एक्स सच दैट डी एक्स एक्स जीरो इज लेस देन इक्वल, दोनों आएंगे आर
फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल X। यह आ गया अपने पास में कौन, संवृत गोलक, और यह आ गया विवृत गोलक। ये इनको दर्शाने का तरीका होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इनको दर्शाएंगे, संवृत गोलक को और विवृत गोलक को। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन विवृत समुच्चय के बारे में। तो विवृत समुच्चय में जो विवृत गोलक बनता है, जैसे अक्ष डी कोई दूरिक समष्टि है, उस अक्ष डी की दूरिक समष्टि में एक उसका एक उप समुच्चय माना अपन ने, और वो भी कैसा, विवृत होना चाहिए। तो डेफिनेशन तौर पे अगर अपन इसको लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे विवृत समुच्चय को, विवृत समुच्चय, विवृत समुच्चय क्या होगा विवृत समुच्चय में, कि यदि यह माना एक्स डी कोई दूरिक समष्टि है, कोई दूरिक समष्टि है, तो अक्ष का उप समुच्चय, अक्ष का कोई उप समुच्चय, अक्ष का कोई उप समुच्चय, उप समुच्चय जिसका नाम अपन दे देते हैं, जैसे विवृत समुच्चय के लिए जी नाम दे दिया, कि अक्ष का कोई उप समुच्चय है जी, इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि किसी r इज ग्रेटर देन 0, r का मतलब एक त्रिज्या का रूप ले रहे हैं, धनात्मक संख्या, कि किसी r इज ग्रेटर देन 0 के लिए एस एक्स आर सबसेट हो किसका, जी का, फॉर ऑल x बिलोंग टू g। इसका मतलब समझने की कोशिश करें कि किसी r इज ग्रेटर देन 0, r इज ग्रेटर देन 0 का मतलब एक धनात्मक संख्या r इस प्रकार से विद्यमान हो कि उसका एक विवृत गोलक, विवृत गोलक मतलब s x r, x का मतलब किसका अवयव है, तो x बिलोंग टू g, तो फॉर ऑल x बिलोंग टू g का मतलब g के अंदर जितने भी अवयव हैं, ये g अवयव हो गया, जी के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सभी जी के अवयवों के लिए आर त्रिज्या का अगर सर्किल बनाए, आर त्रिज्या का अगर एक सर्किल बनाए, सभी के लिए अगर आर त्रिज्या का सर्किल बनाए, तो वो सारे के सारे सबसेट हो किसके लिए, जी के अगर सबसे एस एक्स आर सबसेट हो, सॉरी सबसेट हो किसका, एक्स का, कि सारे के सारे एस एक्स आर जो है वो सबसेट हो किसका, एक्स का। तो ऐसी पोजीशन में जी को जो है वो अपन क्या कहेंगे, एक विवृत समुच्चय कहेंगे। ध्यान दें कि यहां अपन ने जो लिखा है, तो परिभाषा के तौर पे लें अपन, तो विवृत समुच्चय को क्या लिखेंगे अपन, विवृत समुच्चय क्या होगा, विवृत समुच्चय माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, एक दूरिक समष्टि है, तथा जी कोई, मैं जी कोई इसका एक, जी कोई अक्ष का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है, तो किसी स्मॉल r इज ग्रेटर देन 0 के लिए, किसी स्मॉल r इज ग्रेटर देन 0 के लिए, स्मॉल r इज ग्रेटर देन मतलब एक त्रिज्या का रूप ले रहा हूं, कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन 0 के लिए एस एक्स आर सबसेट हो g का, एस एक्स आर सबसेट g फॉर ऑल x बिलोंग टू g, तो g को विवृत समुच्चय कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो ये अक्ष है, ये अक्ष है, इसका कोई उप समुच्चय है जी, तो यहां इसका कोई उप समुच्चय ले लिया मैंने, यहां से लेकर यहां तक का ये जी लिया, ये जी क्या, ये इसका कोई उप समुच्चय हो गया। अब इस जी के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सभी का नाम दिया है मैंने अक्ष, तो इन सभी के लिए मैंने नाम दे दिया अक्ष नाम दे दिया। अगर इसके सभी अवयवों का नाम अगर अक्ष दिया है, तो एक r इज ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान है कि अगर इसके प्रत्येक बिंदु को सेंटर मानते हुए अगर r त्रिज्या का सर्किल बनाए,
अगर आर त्रिज्या का क्या बनाए, सर्किल बनाए, तो आर त्रिज्या का सर्किल बनाने पर अगर इसके प्रत्येक बिंदु को सेंटर मानते हुए आर त्रिज्या का अगर एक सर्किल बनाया जाए, तो वो सर्किल जो है आर त्रिज्या का, वो सारे के सारे सर्किल जो हैं वो अगर पूरे का पूरा जी के अंदर विद्यमान हो, जैसे इसके जो बिंदु हैं, एक बिंदु आया यहाँ पे, एक बिंदु है यहाँ पे, एक बिंदु है यहाँ पे एक, अगर इनका सर्किल बनाया अपन आर त्रिज्या का, तो आर त्रिज्या का सर्किल अपन बनाए इस प्रकार से एस एक्स आर। एस एक्स का आर का मतलब है ये क्या है, विवृत गोलक है, और विवृत गोलक है जिसका सेंटर एक्स है और त्रिज्या आर है। तो और ये विवृत गोलक जो है, ये विवृत गोलक सब सेट होना चाहिए किसका, जी का, फॉर ऑल अक्स बिलोंग टू जी। तो अक्स सेंटर है, तो जितने भी सेंटर है जी के उन सभी के लिए, तो अगर अपन इनका विवृत गोलक बनाए, तो वो विवृत गोलक आर त्रिज्या का जो विवृत गोलक है वो सारा का सारा किसके अंदर विद्यमान होना चाहिए, जी के अंदर ही अगर विद्यमान होता हो, तो ऐसी पोजीशन में जी को क्या कहेंगे अपन, विवृत समुच्चय कहेंगे। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन, एक तो डेफिनेशन ये हो गई, या दूसरी डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय अक्ष का कोई उपसमुच्चय जी है, वो अगर इस प्रकार से विद्यमान हो कि किसी धनात्मक संख्या r इज ग्रेटर देन 0 के लिए जी के प्रत्येक बिंदु के लिए, जी के प्रत्येक बिंदु के लिए एक विवृत गोलक प्राप्त किया जा सके। एक विवृत गोलक ऐसा निकाल सकते हैं अपन जो पूरा का पूरा किसके अंदर अंतर्विष्ट हो, या पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाना चाहिए, जी के अंदर अगर होता हो, तो ऐसी पोजीशन में जी को क्या कहा जाता है, विवृत समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो ये अपनी इसकी लास्ट डेफिनेशन थी। अब इसके बाद में इसकी कुछ प्रमेय दे रखी है, थ्योरम्स है, तो वो देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद में अपनी जो ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।